नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर टीचर में। आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वी की गतियां और अक्षांश देशांतर रेखाएं। ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो भूगोल की समझ की नींव रखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे और पीसीएस जैसी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिस्टर टीचर पर हमारा यही उद्देश्य है कि आपको हर विषय की ऐसी गहरी और स्पष्ट समझ मिले जिससे कोई भी सवाल मुश्किल न लगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। हम एक एक करके स्लाइड्स को देखेंगे और उनमें दी गई जानकारी को विस्तार से समझेंगे। चलिए अब हमारी पहली स्लाइड पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है प्रकाश चक्र, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो स्लाइड कहती है कि ये वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अंधेरे भाग को अलग कर दी है। हाँ, ये कोई असली खींची हुई लाइन नहीं है, ये बस एक बाउंड्री है। और यही रेखा दिन और रात तय करती है, जो हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ये सीमा भी खिसकती जाती है और इसी से सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। क्योंकि पृथ्वी गोल है तो जाहिर है कि सूरज की रोशनी एक बार में सिर्फ आधे हिस्से पर ही पड़ेगी। जी। और ये चक्र स्थिर नहीं रहता, ये पृथ्वी की गतियों के साथ बदलता रहता है। इसमें एक एग्जाम अलर्ट भी है। ये कहता है कि ये वृत्त कभी भी अक्ष के साथ नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, वो थोड़ी झुकी हुई है। और यही झुकाव ही है जो इस विषय को और भी दिलचस्प बना देता है। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको दूसरों से आगे रखती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो है घूर्णन गति या रोटेशन। तो घूर्णन का अर्थ है पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना, एक लट्टू की तरह। हाँ बिल्कुल। और इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। सही है। एक और पॉइंट है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग लिनियर वेलोसिटी सबसे अधिक होता है। इसे ऐसे सोचिए, पृथ्वी को पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाना है, तो जो हिस्सा सबसे चौड़ा है यानी भूमध्य रेखा, उसे सबसे तेज भागना पड़ेगा। अच्छा। और इसी तेज गति से कोरियोलिस बल जैसी चीजें पैदा होती हैं जो हवाओं की दिशा को मोड़ देती हैं। और इस गति का हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा पर भी प्रभाव पड़ता है। एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, दिशा याद रखें। पृथ्वी सदैव पश्चिम से पूर्व घूमती है। यही कारण है कि सूर्य हमें पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है। जी, अब समझते हैं पृथ्वी की दूसरी गति को। हमारी अगली स्लाइड है परिक्रमण गति या रेवोल्यूशन। तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर भी चलती है, जिसे हम दीर्घवृत्तीय या इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। इस यात्रा को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, जिससे हमारे साल और मौसम बनते हैं। और पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? अगर हम इन्हें भूल जाएं, तो हमारा कैलेंडर हर 4 साल में एक दिन पीछे हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा कैलेंडर मौसमों से मेल खाना बंद कर देगा। हाँ, तो यही अतिरिक्त 6 घंटे 4 साल में जुड़कर एक लीप वर्ष बनाते हैं। बिल्कुल। लीप वर्ष इसी संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका है। और इसकी गति, एग्जाम अलर्ट देखें। पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगाती है। अविश्वसनीय है ना? आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही रोचक तुलना पर, नक्षत्र दिवस बनाम सौर दिवस, सिडीरियल वर्सेस सोलर डे। तो स्लाइड में पहला पॉइंट है नक्षत्र दिवस, किसी दूर के तारे के सापेक्ष पृथ्वी का एक पूरा चक्कर। और ये पृथ्वी का वास्तविक घूर्णन समय है। हाँ, ठीक 360 डिग्री घूमने में लगा समय। और दूसरा है सौर दिवस, जो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी का एक चक्कर है, और हम अपनी घड़ियों में इसी का उपयोग करते हैं। जी। अब यहाँ पर समय का अंतर है। नक्षत्र दिवस की अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है, जबकि सौर दिवस की गणना पूरे 24 घंटे की होती है। ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए, जब तक पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो सूर्य की कक्षा में भी थोड़ा आगे बढ़ जाती है। अच्छा। तो सूर्य को वापस उसी जगह दिखने के लिए पृथ्वी को थोड़ा और घूमना पड़ता है। तो ये थोड़ा और घूमना ही वो 4 मिनट का अंतर है। बिल्कुल, यही लगभग 4 मिनट का अंतर पैदा करता है। अच्छा। एग्जाम अलर्ट इसी बात पर जोर देता है। नक्षत्र दिवस सौर दिवस से लगभग 4 मिनट छोटा होता है। अच्छा।
लूसेंट जैसी किताबें ऐसे ही बारीक अंतरों को स्पष्ट करती हैं, राइट। जो परीक्षा में बहुत काम आते हैं। अब जानते हैं कि कब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास और सबसे दूर होती है। हमारी स्लाइड है उपसौर और अपसौर, पेरिहेलियन और एफहेलियन। तो उपसौर यानी पेरिहेलियन वो स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, और ये 3 जनवरी को होती है। और अपसौर अफेलियन तब होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ये 4 जुलाई को होता है। इसमें एक और टर्म है, एप्सेट रेखा। ये क्या है? इन दोनों स्थितियों को, मतलब उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसे ही एप्साइड रेखा कहते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि दूरी के कारण मौसम बदलते हैं, पर स्लाइड कहती है कि ये सच नहीं है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, 3 जनवरी को जब हम सूरज के सबसे पास होते हैं, तब उत्तरी गोलार्ध में यानी हमारे यहाँ कड़ाके की सर्दी होती है। सही बात है। तो इससे ये साबित होता है कि मौसम का कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, ना कि सूर्य से दूरी। एग्जाम अलर्ट कहता है, तारीखें याद रखें। पास पेरिहीलियन 3 जनवरी और दूर एपहेलियन 4 जुलाई। बिल्कुल। चलिए अब पृथ्वी पर बनी काल्पनिक रेखाओं को समझते हैं। पहली हैं अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश या लैटिट्यूड पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी है, जिसे उत्तर या दक्षिण में मापा जाता है। आसान भाषा में ये रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह उत्तर में है या दक्षिण में, और भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। विषुवत वृत्त इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश है। यह सबसे लंबा अक्षांश है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। हाँ, ये कभी मिलती नहीं है, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाते हैं, इनका आकार छोटा होता जाता है। एग्जाम अलर्ट। याद रखें, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर होती है। ये एक फिक्स्ड दूरी है। अब अगली स्लाइड प्रमुख अक्षांश वृत्त पर आते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश। और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री। फिर हैं आर्कटिक वृत्त, उत्तर में 66.5 डिग्री, और अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण में 66.5 डिग्री। यही वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी के प्रमुख ताप कटिबंधों, मतलब हीट जोन्स को परिभाषित करती हैं। अब एक सवाल, अगर हम 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचें तो कुल 179 अक्षांश रेखाएं बनेंगी, 180 क्यों नहीं? क्योंकि जो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण है, वो ध्रुव है। वो रेखाएं नहीं, बल्कि सिर्फ बिंदु हैं। अच्छा। तो 89 उत्तर में, 89 दक्षिण में, और एक विषुवत रेखा, कुल मिलाकर 179। मिस्टर टीचर पर हम ऐसे ही हर क्यों का जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं। पहले देखते हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। स्लाइड के अनुसार 0 डिग्री अक्षांश कुल 13 देशों और 3 महाद्वीपों से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। यहाँ पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक होता है। जी। अगली स्लाइड है कर्क रेखा पर स्थित देश। 23-37 डिग्री उत्तरी अक्षांश कुल 16 देशों से गुजरती है, और ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। एग्जाम अलर्ट बताता है कि भारत के पड़ोसी देश भारत, म्यांमार और चीन भी सूची में शामिल हैं। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। और अब मकर रेखा पर स्थित देश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कुल 10 देशों से गुजरती है। और एक बहुत ही रोचक तथ्य, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। जी हाँ, ये तथ्य सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन सूचियों को याद करने से भूगोल के मैप आधारित प्रश्नों में बहुत मदद मिलती है। अक्षांश के बाद अब बारी है देशांतर रेखाओं की, लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर जो है वो प्रधान मध्याह्न रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी है। मतलब ग्रीनविच लंदन से कोई जगह पूर्व में है या पश्चिम में। और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती, ये ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, संतरे की फाकों की तरह। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। हाँ, भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के स्थान को गोरे कहा जाता है। ये तो नया है। अगर अक्षांश उत्तर दक्षिण की स्थिति बताते हैं, तो देशांतर पूर्व पश्चिम की स्थिति, और सबसे जरूरी, ये समय का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमारी अगली स्लाइड देशांतर और समय में बताया गया है।
पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये गणित बहुत महत्वपूर्ण है। 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच से पूर्व जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर समय घटता है। जी, ईस्ट गेन ऐड, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जहां दिन बदल जाता है। इस गणना का एग्जाम अलॉट सूत्र याद रखें। 15 डिग्री देशांतर का मतलब है 1 घंटे का अंतर। इसी के आधार पर दुनिया के सभी टाइम जोन बनाए गए हैं। चलिए अब कुछ अंतिम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहला, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर का मिलन बिंदु अटलांटिक महासागर में स्थित है। हाँ, अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में कुछ तूफानी हवाओं के नाम हैं। 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साठा। ये सारे बिंदु वन लाइनर प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक सार, अक्षांश दूरी बताता है जबकि देशांतर समय बताता है। एकदम सही। और एग्जाम अलर्ट एक और दुविधा को दूर करता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम अलग नहीं है। ये एक ही रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये एक बेहतरीन सार है। लूसेंट की यही खासियत है, वो जटिल जानकारी को ऐसे सरल बिंदुओं में प्रस्तुत करती है, जिससे याद रखना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पृथ्वी की गतियों, दिन रात और मौसम के बनने के कारण और उन काल्पनिक रेखाओं के बारे में जाना जिन्होंने दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने में हमारी मदद की है। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी का घूमना और सूर्य का चक्कर लगाना हमारे कैलेंडर और घड़ियों को नियंत्रित करता है, और कैसे अक्षांश व देशांतर मिलकर पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता और समय बताते हैं। यह जानकारी न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए भी जरूरी है। मिस्टर टीचर पर हम इसी तरह हर विषय को आपके लिए आसान और रोचक बनाते रहेंगे। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये सभी रेखाएं, चाहे वो अक्षांश हो या देशांतर, पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन इन काल्पनिक रेखाओं ने हमारे व्यापार, यात्रा, संचार और यहाँ तक कि हमारी राजनीति पर भी वास्तविक और गहरा प्रभाव डाला है। यह सोचना कितना अद्भुत है कि कैसे इंसान अपनी बनाई अवधारणाओं से ही अपनी दुनिया को आकार देता है। इस गहरे विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।